नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और आपके साथ जुड़ रही हूं हमारी खास कार्यक्रम संवाद में, जहां पर हम बात करते हैं देश के बड़े न्यूज मेकर्स के साथ। आज आपने देखा था कि किस तरीके से यूरोप में जब डार्क एजेस की बात होती थी, तो उस समय एक बहुत ही एंटी इंटेलेक्चुअल माहौल होता था, जहां पर कवि, वैज्ञानिक सबके ऊपर प्रहार होता था, उनको कुचलने की कोशिश की जाती थी। और कुछ उसी तरीके का माहौल आज भारत में दिख रहा है और उसका एक जीता जागता उदाहरण आज हमारे सामने आया है। और ये एग्जाम्पल है डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय का, जिन्होंने मॉन्ट क्लेयर यूनिवर्सिटी के साथ जिन्हें एक वेबिनार करना था, लेकिन क्योंकि इस गौड़ यूनिवर्सिटी को एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने धमकी दी और ये कहा कि आपके जो वक्ताओं की लिस्ट है उनमें से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो राष्ट्र विरोधी हैं। उसमें बहुत सारे लोगों में गौहर रजा साहब का नाम था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद का नाम था, ऐसे ही 2-3 लोग और थे जिनको राष्ट्र विरोधी बताया गया। लेकिन इसके क्या मायने हैं? वेबिनार हुआ, लेकिन विश्वविद्यालय जो गौड़ यूनिवर्सिटी है उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। बजाय ये कि वो बीजेपी जो एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं उनके खिलाफ एक्शन लेती, स्टूडेंट्स के साथ खड़ी होती, या जो वेबिनार में जो पार्टिसिपेंट्स थे उनके साथ खड़ी होती, लेकिन यूनिवर्सिटी डर कर उस वेबिनार से बाहर हो गई, यानी कि उसने बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया। आज हमारे साथ गौहर रजा साहब जुड़ रहे हैं। गौहर रजा किसी परिचय के मोहताज नहीं है, देश के बहुत जाने माने साइंटिस्ट रह चुके हैं, सीएसआईआर का इतना बड़ा हिस्सा रह चुके हैं और कवि भी हैं। और हम लोग सब गौहर रजा को बहुत सालों से जानते हैं। तो जो एबीवीपी का जो ये चार्ज है कि ये राष्ट्र विरोधी हैं, तो ये तो बिल्कुल एक सिरे से वो खारिज हो जाता है। लेकिन गौहर रजा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्यहिंदी.com पर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका अपने चैनल पे बुलाने के लिए। गौर साहब, आपसे एग्जैक्टली जानना चाहेंगे, क्योंकि जितनी भी खबरें इस वेबिनार को लेकर आ रही थी उसमें ये कहा गया था कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने 22 जुलाई को यूनिवर्सिटी को एक ज्ञापन दिया था, और वो भी जो वक्ताओं की जो लिस्ट है उसको लेकर। तो क्या आप लोगों को उस समय से पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ होने वाला है? नहीं, हम तो इनवाइटेड थे। मैं और अपूर्वानंद दोनों ही इनवाइटेड थे और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के रिटायर्ड और सर्विंग इंटेलेक्चुअल्स इनवाइटेड थे। तो हम लोग ऑर्गेनाइजर तो थे नहीं जो हमें पता लगता इसके बारे में। लगभग 1 या 1.5 महीना पहले मेरे पास एक फोन आया था कि हम ऐसा करना चाहते हैं, और मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि एक यूनिवर्सिटी देश में इस माहौल में खास तौर से साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर अपना एक सेमिनार करना चाहती है। और ये इंटरनेशनल सेमिनार होगा, जिसका मतलब यह है कि प्रेस्टिजियस होगा, इसका बाहर चर्चा होगी इसकी और बात बाहर तक पहुंचेगी। हमारे देश में 2-3 चीजें हैं जिसके ऊपर मैं फख्र करता रहा हूं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग फख्र करते रहे, जिनमें से एक तो ये है कि हमारे देश से ही ये साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात शुरू हुई। हमारे देश में हमारा जो संविधान है उसकी रूह में साइंटिफिक टेम्पर शुरू से ही मौजूद था। हम पहले दुनिया के देश बने जिसने साइंस पॉलिसी रेजोल्यूशन पार्लियामेंट में पास किया। इससे पहले दुनिया की किसी पार्लियामेंट ने साइंस पॉलिसी रेजोल्यूशन नहीं पास किया जिसके अंदर बार बार साइंटिफिक टेम्पर की बात हुई। और फिर बाद में हमने अपने संविधान के अंदर संशोधन करके हर एक जो नागरिक है उसकी ड्यूटी रखी कि साइंटिफिक टेम्पर यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण फैलाना उसकी। तो मेरे दिल में बहुत खुशी थी। मैं पिछले 30-40 साल इसके ऊपर काम करता रहा हूँ। साइंटिफिक टेम्पर का क्या मतलब है, लोगों के अंदर पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस क्या है, तो बहुत खुशी थी इस बात के ऊपर। और मैं बहुत अच्छे लोगों के साथ था, अपूर्वानंद जैसे दिग्गजों के साथ था। एकदम से पिछले हफ्ते कुछ ट्विटर के ऊपर किसी ने कुछ लिखा कि भाई एबीवीपी ये 2 नाम नहीं चाहती। तो ठीक है, यूनिवर्सिटी को डील करने दिया जाए। वहां से एक टेलीफोन आया कि आप परेशान मत होइए, वाइस चांसलर साहब जो हैं, साहिबा जो हैं, वो पूरी तरह से साथ हैं और इसमें
हम लोग डील कर लेंगे, कुछ बच्चे हैं जो शोर मचा रहे हैं, वो ठीक है, कोई हर यूनिवर्सिटी में होता है, और अपनी बात कह रहे हैं, हर एक हक है। मेरी शक्ल नहीं पसंद है तो जाहिर है कि प्रोटेस्ट होना चाहिए उसके ऊपर, बहुत अच्छी बात है प्रोटेस्ट करना। लेकिन ये मामला तूल पकड़ता चला गया लगता है। अब हाइंडसाइट में मैं जब देखता हूँ, मुझे जब मैं लेक्चर दे रहा था तब भी ये एहसास नहीं था कि यूनिवर्सिटी बैकआउट कर गई, और उन लोगों को जो बाहर की यूनिवर्सिटी है वहां उस प्लेटफॉर्म पे इसे शिफ्ट करना पड़ा। तो एक तो हमारी बहुत बेइज्जती हुई है बाहर हिंदुस्तान से, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की यूनिवर्सिटी है वहां बहुत बेइज्जती हुई है, और जाहिर है कि ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल तो है, कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं समझता हूं कि ये बहुत दुखद बात है कि हमारे देश में साइंटिफिक टेम्पर डिस्कस करने के लिए जोखिम उठानी पड़े लोगों को, और वो भी यूनिवर्सिटी को, वाइस चांसलर को, वहां के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को, और स्टूडेंट से ये कहा जाए कि तुम इसमें अब भाग भी नहीं ले सकते हो, तुम अब इसे सुन भी नहीं सकते हो, और वहां पुलिस भेज दी जाए ऐसे चीज को करने के लिए। ये बहुत दुखद बात। लेकिन गौर जी, मुझे एक चीज जो समझ में नहीं आ रही है कि जो सागर के एसपी थे अतुल सिंह, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी वाइस चांसलर को और उनको बताया पूरी तरीके से कि देखिए आप इस तरीके से वेबिनार नहीं होल्ड कर सकते हैं, आपको उसके टॉपिक पर पहले से चर्चा करनी पड़ेगी। तो एक पुलिस का आदमी या कोई एक पुलिस का अधिकारी एक किसी वाइस चांसलर को वो ये बताएगा कि आपको किस पर वेबिनार कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? क्या ये शिक्षा की एक बहुत बड़ी एक आयरॉनिकल सिचुएशन नहीं है कि एक पुलिस अधीक्षक वाइस चांसलर को ये बता रहा है धमकी देते हुए कि आपको वेबिनार में किस चीज की चर्चा करनी चाहिए और कैसे लोगों के साथ चर्चा करनी चाहिए? आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं। ये आयरॉनिकल नहीं है खाली, ये भयानक बात है। ये भयानक बात इसलिए है कि ये भी बता रही है कि ना सिर्फ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के ऊपर, वहां के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के ऊपर प्रेशर आ रहा था पॉलिटिकल, और शायद दिल्ली से आ रहा था, क्योंकि लोकल एबीवीपी की इतनी औकात में नहीं समझता कहीं भी किसी भी जगह होती है कि वो एसपी के से प्रेशर डलवाए, पर पुलिस का प्रेशर भी शुरू हो जाता है। यूनिवर्सिटी के ऊपर पुलिस का प्रेशर होना, ये शायद हमारे एजुकेशन सिस्टम की आजादी की, हायर एजुकेशन की आजादी की के कफन में आखिरी कील है, क्योंकि कोई मतलब ही इसका नहीं बनता कि कोई सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो कॉन्स्टिट्यूशन पे शपथ खा के आया हुआ है, जिसे मालूम है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर साइंटिफिक टेम्पर फैलाना हर एक की जिम्मेदारी, वो चाहे इंडिविजुअल हो चाहे इंस्टीट्यूशन हो, वो शख्स धमकी दे रहा है कि हम 505 आईपीसी लगा देंगे उन लोगों के ऊपर अगर उन्होंने कोई ऐसा बयान दे दिया जो आहत पहुंचाने वाला हो। मैं किसी भी बयान को खड़े होके कह सकता हूं आहत पहुंचाई गई, कोई भी किसी बयान को कह के खड़ा हो सकता है। मेरा ये मानना है कि यूनिवर्सिटी के अंदर वो स्टूडेंट्स हों, टीचर्स हों या बाहर लोग हों, अगर किसी चीज से आहत हो रही है और साइंटिफिक टेम्पर को मैं गलत तरह से पेश करता हूं या कोई और गलत तरह से पेश करता है और आप उससे मुत्तफिक नहीं है, उससे उसके साथ नहीं, आपकी राय कुछ और है, तो आप जरूर कीजिए एक वेबिनार, आप जरूर कीजिए एक लेक्चर, आप सेमिनार कीजिए, आप प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, ये सब कुछ जायज है। लेकिन ये कि आप लोगों को चुप करा दें कि हम तुम्हें डिस्कस नहीं करने देंगे और हम बताएंगे कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, और हम कहेंगे कि कब क्या किया जाना चाहिए और कब नहीं किया जाना चाहिए, और इसे पोस्टपोन कर दिया जाए, ये पुलिस बताएगी, स्टेट बताएगी, ये तो भयानक है। लेकिन गौर साहब, ये आपको अगर लगता है मिनिस्ट्री कि बनाने पे आ जाए ये तो भयानक है। बट शिक्षा के इतिहास में गौर साहब आपको लगता है कि ये एक पहला ऐसा वाक्य है
जो इस तरीके से सुनाई पड़ रहा है जहां पर पुलिस हस्तक्षेप कर रही है, या इसके पहले भी कुछ इस तरीके की वारदातें हुई हैं? ये पहला इंसिडेंट है। मेरी समझ में बहुत जगह हुआ है, 4 बार, 3 बार पहले भी मध्य प्रदेश में ही अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग शहरों के अंदर हो चुके हैं, इंक्लूडिंग जयपुर, जहां एबीवीपी ने खड़े होकर के कुछ ऐसा हंगामा किया है कि किसी शिक्षक को पैर छूने पड़े, माफी मांगनी पड़ी, ये सब हुआ है, हमें मालूम है ये सब। लेकिन ये पहली बार है कि पुलिस धमकी दे, और वो भी वेबिनार से पहले। अभी कुछ हुआ भी नहीं है, किसी ने अपनी जबान भी नहीं खोली है, किसी ने चर्चा भी नहीं की है। पुलिस कुछ लोगों के कहने के ऊपर के ऐसा हो सकता है कि आहत हो जाएं, उसी के ऊपर धमकी देना शुरू कर दे। पुलिस का तो ये काम था कि आप घर में जाइए और चुप बैठिए। अगर कोई वायलेट करेगा लॉ ऑफ द लैंड तो हम हैं, आपकी कोई जरूरत नहीं है बोलने की। पुलिस को तो ये कहना चाहिए था। लेकिन गौहर साहब, पुलिस को तो उन लोगों को जो धमकी दे रहे थे उनको कहना चाहिए था कि आप लॉ ऑफ द लैंड तोड़ रहे हैं अभी। बिल्कुल। बट गौर साहब, जो एक सवाल एक और जो जहन में आता है बार बार, कि किसी भी इंस्टीट्यूशन का, और वो भी अगर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है, वो भी तो कोई स्टैंड ले सकता था। आज वाइस चांसलर ने या वहां के रजिस्ट्रार ने, why were they not in a position to take any stand against these ABVP goons, the so called goons? आपको क्यों लग रहा है कि वो स्टैंड नहीं ले पा रहे थे? क्या उन पर इतना दबाव आ गया था कि उन्होंने जो पार्टिसिपेंट्स थे, एकेडमिक फ्रीडम था, वो सारी चीजें ताक पर रख दी? आई विश कि ऐसा होता जैसा आप कह रही हैं, और यूनिवर्सिटी एक स्टैंड लेती कि हमने अप्रूवल दिया है, हमने इन लोगों को परख लिया है सारे नामों को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और कॉन्स्टिट्यूशनली हमारी ड्यूटी है इसमें डिस्कस करने की। और पढ़े लिखे आदमी से, किसी यूनिवर्सिटी में जाने वाले कर्मचारी से ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो पॉलिटिकल प्रेशर हो और पुलिस का प्रेशर हो तो वो उसको विदस्टैंड आसानी से कर पाएगा। लोगों को बहुत सारे खतरे होते हैं जो झेल नहीं पाते हैं, और मुझे लगता है कि वाइस चांसलर ने, और उनकी इज्जत अभी भी मेरे दिल में है, कि उन्होंने आखिरी वक्त तक ये कोशिश की कि ये वेबिनार हो जाए। आखिर में जाहिर है कि जब मिनिस्ट्री ने परमिशन नहीं दी वक्त के ऊपर, ये सोचे बिना कि ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है हमारी कि हम इस सब्जेक्ट को डिस्कस करें, और ख़ास तौर से अगर दूसरे लोग, बाहर के लोग इन्वॉल्व हैं दूसरी यूनिवर्सिटी, तो वो फौरन परमिशन देनी चाहिए थी, और वाइस चांसलर को ये एनकरेज करना चाहिए था कि हाँ आप सही कर रही हैं, हम मिनिस्टर हैं, हम भी शपथ लेके आए हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन की, आप भी शपथ लेके आए हैं, लेट्स फुलफिल आवर ड्यूटी टुवर्ड्स आवर नेशन। उसके बजाय देश के खिलाफ गए। मैं समझता हूँ कि देश विरोधी चीज थी, इसको रोकना। मैं ये समझता हूँ कि ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल था, इसे रोकना। एक बात जो बहुत हास्यास्पद लगती है कि गौर साहब, कि आपको एबीवीपी या अपूर्वानंद जी को बताता है कि आप लोग राष्ट्र विरोधी हैं, लेकिन जो पूरे विश्व को जो एक संदेश आज इस इंसिडेंट से मिला है, वो यही है कि भारत अपने एकेडमिशियंस का सम्मान करना नहीं जानता है। तो अब ये जो छवि भारत की बन गई है कि भारत में ना एकेडमिक फ्रीडम है, ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ना किसी को बोलने की आज़ादी है, आप अपने मन मर्जी से आप शादी भी नहीं कर सकते हैं। कल आप देखिए कि कल बलिया में यूपी के एक इंसिडेंट हुआ जहां पर करनी सेना के लोग एक शादी रुकवाने के लिए पहुंच गए थे। तो ये कैसे समाज में हम जी रहे हैं, और ये समाज किधर की ओर जा रहा है सर? ये बहुत चिंता की बात है, क्योंकि जब हम आपकी उम्र के थे तो हम ये सोच रहे थे कि एक बेहतर समाज की कल्पना करके हम उसे बना भी पाएंगे। ऐसा लगता है कि कुछ वक्त के लिए जो इतिहास का पहिया है उसे पीछे की तरफ घुमाने की कोशिश की जा रही है। और ये इंसिडेंट तो जैसा आपने शुरू में कहा बताता है कि गलीलियो ने जब कहा था कि धरती केंद्र में नहीं है ब्रह्मांड के, तो लोगों की भावनाएं आहत हो गई थी,
और चर्च ने उन्हें कैद कर दिया था। बिल्कुल वही हिस्ट्री 16वीं 17वीं शताब्दी की आज ये इंसिडेंट बताता है कि हमारे देश में दोहराई जा रही है। उस वक्त भी शादी करने की आजादी नहीं थी, उस वक्त भी बोलने की आजादी नहीं थी, उस वक्त भी चर्च के खिलाफ आप कुछ नहीं कह सकते थे। तो हमारी जो डेमोक्रेटिक सरकार है और हमारे कुछ लोग संस्थाएं जो हैं, वो अपने को चर्च जैसे यूरोप में था वैसा समझना उन्होंने शुरू कर दिया है। इसके भयानक परिणाम हम 16वीं शताब्दी में नहीं, इसी शताब्दी में और पिछली शताब्दी में पाकिस्तान में देख चुके हैं, हम बांग्लादेश में देख रहे हैं भयानक परिणाम। अगर देश में जो बदनाम करना अलग बात है, उससे तो नेकनामी हम फिर कमा सकते हैं, लेकिन अगर हम साइंटिफिक टेम्पर के रास्ते से भटक गए, अगर हम विज्ञान के रास्ते से भटक गए, तो उस पर वापस लाना आसान नहीं होगा। 70 साल की मेहनत में आज हिंदुस्तान दुनिया की और मुल्कों के साथ साइंस में खड़ा हो पा रहा है, हम दूसरों से कंधा मिला के कह पा रहे हैं। वो 70 साल की मेहनत के बाद हुआ था। अब अगर बर्बादी लग जाती है तो अगले 70 साल तक हम शायद फिर नहीं उठ पाएंगे, आसान नहीं होगा हमारे लिए वापस उठना। दुनिया हमें इस नजर से देखने लगेगी अगर कि हमारे देश के अंदर साइंस का सम्मान नहीं होता, एकेडमिशियंस का सम्मान नहीं होता, टीचर्स का सम्मान नहीं होता, यूनिवर्सिटी में फ्रीडम नहीं है, वहां पर हर आदमी जो है वो दूसरे का गला दबाने के लिए तैयार मौजूद है, और एबीवीपी जैसी संस्थाएं मौजूद हैं इस देश के अंदर जिनको पुलिस वाले प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बजाय इसके कि यूनिवर्सिटी को प्रोटेक्ट करें, वाइस चांसलर को वो प्रोटेक्ट करें, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को वो प्रोटेक्ट करें, उसके बजाय उन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जिनका शायद आहत हो जाता, शायद पे ही वो एक इंटरनेशनल सेमिनार को खत्म करना चाहते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा वापस पटरी के ऊपर देश को लाना। लेकिन गौहर साहब, इसका कारण आपको क्या लग रहा है? पॉलिटिकल प्रेशर है, एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत इस काम को किया जा रहा है कि जो लोग थोड़ा सा भी आवाज उठाते हैं तो उनको दबाकर कुचल दिया जाता है, या उनको इस तरीके से मारने की कोशिश की जाती है कि उनमें बोलने की हिम्मत ही ना बचे। तो इस चीज को कैसे देखेंगे, इसको टैकल कैसे किया जाएगा? क्योंकि सरकार तो बिल्कुल इम्यून हो चुकी है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक नहीं, कितने ऐसे इंसिडेंट्स आए हैं सामने जहां पर एकेडमिशियंस को बोलने नहीं दिया गया है, और जो भी बोल रहा है उसके खिलाफ या तो कोई केस कर दिया गया, किसी के खिलाफ सेडिशन का केस लगा दिया, किसी के खिलाफ यूएपीए का मामला लग गया। तो ये जो सरकार है, जब ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को मान्यता देती ही नहीं है, तो फिर हम इस चीज इससे निपटेंगे कैसे, इस प्रॉब्लम से? निपटने का रास्ता तो लंबा रास्ता है, और मेरे ख्याल में आखिर में पॉलिटिकल पार्टीज को ही निपटना पड़ेगा इससे। लेकिन ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि चाहे वो खाने के ऊपर रेस्ट्रिक्शन हो कि हम ये नहीं खाने देंगे, वो नहीं खाने देंगे, या वो शादी करने के ऊपर रेस्ट्रिक्शन हो और उसको नए नए नाम दिए जाएं, लव जिहाद का नाम दे करके, या फिर एकेडमिशियंस के ऊपर अटैक हो, या यूनिवर्सिटीज के ऊपर जेएनयू से लेकर के हैदराबाद यूनिवर्सिटी से लेकर के दुर्गापुर यूनिवर्सिटी से लेकर सारी यूनिवर्सिटीज के ऊपर हमने इस बीच में अटैक्स देखे। ये लगातार 2-3 तरह के मैसेजेस दिए जा रहे हैं हमारे समाज में हर एक को। एक तो ये कि हमारी मर्जी के बिना तुम कुछ नहीं करोगे, जब तक हमारी मर्जी है तब तक तुम जेल से बाहर हो, जब तक हमारी मर्जी है हम तुम्हें छूट दे रहे हैं करने के लिए, तुम कितनी भी गुंडागर्दी कर सकते हो, तुम जो का चाहो कर सकते हो। जिस दिन हमने छूट तुमसे वापस ले ली तो फिर तुम कितने भी अच्छे हो, शरीफ हो, देशभक्त हो, तुम देशद्रोही बना दिए जाओ। दूसरा मैसेज इसमें जो दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि पूरी छूट है और आजादी है नफरत फैलाने की। नफरत फैलाना है तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं, तो मोहब्बत की, अमन चैन की, भाईचारे की बात करोगे तो हम तुम्हारा मुंह बंद कर देंगे, गला दबा दो। एक तरफ तुम सरकार के खिलाफ, उन शक्तियों के खिलाफ जो फांसीवादी हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, दूसरी तरफ तुम भाईचारे की, मैत्री की बात नहीं कर सकते, और तीसरी तरफ तुम साइंटिफिक टेम्पर की बात नहीं कर सकते
क्योंकि साइंटिफिक टेम्पर में सवाल उठाना अनिवार्य है। लेकिन अगर साहब आपको साइंटिफिक लगता है, टेम्पर समाज के अंदर होगा तो सवाल उठेगा। लेकिन गौर साहब आपको लगता है कि ये जो सरकार है इसका एक दोहरा चेहरा सामने नजर आता है जब ये ग्लोबल स्तर पर बात होती है, जैसे फॉर एग्जांपल टॉक्स विद अफगानिस्तान या किसी और पड़ोसी देश के बारे में जब बात होती है, तो वहां पर बड़े बड़े मूल मंत्र लोकतंत्र के दिए जाते हैं, फ्रीडम के दिए जाते हैं, लेकिन जब अपने देश की बारी आती है तो फिर उस पर आईने के उस पार कोई देखना नहीं चाहता। तो ये कैसा रवैया आपको लगता है सरकार का? क्या ये तानाशाह सरकार है, या अगर हम अंग्रेजी में एक टर्म यूज करें कि इज दिस अ टोटलिटेरियन गवर्नमेंट एंड लेट्स एक्सेप्ट दिस वेरी ऑनेस्टली? This is definitely a fascistic tendency. This is definitely a तानाशाह रवैया, और ये तानाशाह रवैया हमको जिंदगी की हर राह पर दिखाई दे रहा है, हर रास्ते पर दिखाई दे रहा है। वो चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे यूनिवर्सिटी से बाहर हो हम, चाहे घरों के अंदर मौजूद हो, घुस करके तुम क्या खा रहे हो इस पे मार दिया जाएगा तुमको, तुम्हारे घर जला दिए जाए, वगैरह वगैरह। ये सारा जो तानाशाह रवैया हमको जर्मनी से लेकर के पाकिस्तान और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में दिखाई दिया है, वो अपने देश में घटता हुआ आज दिखाई दे रहा है। मेरा ख्याल ये है कि संघर्ष के अलावा और नॉन वायलेंट संघर्ष के अलावा हम जैसे लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं। पाकिस्तान में बहुत कुर्बानियां दी लोगों ने, लैटिन अमेरिका में बहुत कुर्बानियां दी, जर्मनी में बहुत कुर्बानियां दी पहले, शायद हमारे देश में भी देनी पड़ेगी, वरना कल को हम अफगानिस्तान जैसे बन जाएं और हम अपने बच्चों को एक लहूलुहान देश दे करके जाएं, ये कुछ अच्छा नहीं है। अक्सर लोग पूछते हैं कि आप एग्जिजरेट करके बता रहे हैं, लेकिन जो चीज अफगानिस्तान में हमें होती हुई दिखाई दे रही है वो बहुत छोटे स्तर के ऊपर हमें नॉर्थ ईस्ट में पिछले 1-1.5 हफ्ते से होती हुई भी दिखाई दे रही। उस क्लैश को बहुत सीरियसली लेना चाहिए जो वहां हो रहा है। तो इस यूनिवर्सिटी से लेकर के यहां जो क्लैश है और नॉर्थ ईस्ट में जो क्लैश दिखाई दे रहा है, उनके बीच में आपस में रिश्ता है, और वो रिश्ता नफरत का रिश्ता है, चाहे वो यूनिवर्सिटी के अंदर फैलाई जाए और चाहे वो 2 राज्यों की सीमाओं पे फैलाई जाए। ये भयानक है देश के लिए। लेकिन गौर साहब, एज ए साइंटिस्ट, एज एन एमिनेंट पोएट, आपको ये देखकर डर नहीं लगता कभी कभी कि समाज हमारा किस राह पर चल चुका है और हमें ये नहीं पता कि ये राह कहाँ पर जाकर खत्म होगी? मैं ये समझता हूं कि अब डर का वक्त निकल चुका है। अब हमें अपनी आवाज बिना डर के उठानी पड़ेगी, खड़े होना पड़ेगा, और अगर हम नहीं खड़े होंगे तो फिर हम बहुत ज्यादा कीमत चुकाएंगे। ये 1 साल के लिए, 2 साल के लिए किसी कारागार की सलाखों के पीछे किसी का घर जल जाना, किसी 1-2 का कत्ल हो जाना, मर जाना, ये सारी चीजें जो हैं ये धीरे धीरे हमें दिखा रही हैं कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। अगर अभी रोकना है तो अभी ही रोकना होगा, वरना हम वो कीमत शायद चुकाएं जो जर्मनी में आम जनता ने चुकाई थी। सर, लेकिन जब यूरोप में डार्क एजेस आए थे तो उसके बाद एक एनलाइटनमेंट मूवमेंट भी शुरू हुआ, जिसके बाद हमने लिबरलिज्म की बातें की, नियो क्लासिज्म की बातें की, रेनेसा पीरियड की हमने उस समय बातें की, और लोगों के अधिकार, लोगों के राइट्स नए सिरे से एक बार फिर से शुरू हुए, नए नए मूवमेंट्स उसमें शुरू हुए। लेकिन यहाँ पर आपको लगता है कि जो इस समय समाज का माहौल है, उस माहौल में किसी के पास भी वो हिम्मत बची है कि इस तरीके के कैंपेन को या इस तरीके के मूवमेंट को दोबारा शुरू करके एक नया भारत बनाने की कोशिश की जाए? एक ऐसा भारत जो पिछले 7 सालों में कितने करवट बदल चुका है, लोगों ने उसकी आलोचना भी की है कि हर स्तर पर भारत पिछले 7 सालों में गिर चुका है। मैं ये समझता हूं कि अवाम के अंदर, और मेरी रिसर्च भी यही बताती है कि साइंटिफिक इंफॉर्मेशन और साइंटिफिक टेम्पर दोनों पिछले 30 साल में बढ़े हैं।
के बावजूद कि मीडिया ऐसी एक इमेज देश की क्रिएट कर रहा है जैसे कि यहाँ साइंटिफिक टेम्पर को पूरी तरह से कुचल दिया गया है। हमें कोरोना के पीरियड में भी ये दिखाई दे रहा है साफ कि देश में बहुत कोशिश की गई कि गौमूत्र के बारे में कहा जाए कि उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे कहीं किसी एक दुकान पे, किसी एक ठेले पे, किसी एक मॉल में कहीं भी गौमूत्र की शीशी नहीं दिखाई दी। मुझे हर जगह सैनिटाइजर दिखाई दिया है। तो जनता ने रिजेक्ट किया है इस चीज को। मुझे नई नस्ल से बहुत उम्मीद है। पिछले 2 जो मेजर एजिटेशंस हैं, एक सीए के खिलाफ जिसमें हजारों बच्चे, नौजवान बहुत क्रिएटिव तरीके से, नॉन वायलेंट तरीके से सड़कों पर उतरे, और आज जो किसान उतरा हुआ है सड़कों पर, इनसे बहुत उम्मीद है। मैं निराशा के दौर से नहीं गुजर रहा हूं। कभी कभी आहत हो जाता हूं, दुख होता है बहुत, जैसे कल बहुत डिस्टर्ब था, आज भी डिस्टर्ब रहा, लेकिन ये डिस्टर्बेंस ही शायद मुझे आशा भी दिलाता है कि आगे आने वाली नस्लें ये नहीं होने देंगी, कम से कम हमारे देश में। जो हमारे पड़ोसी देशों में हो रहा है वो नहीं होने देंगी, और इसके ऊपर बांध लगाएंगी और इसको सही दिशा देंगी। मुझे उम्मीद है पूरी। बिल्कुल, और एक कहावत है कि जहां पर मंजिल ऐसा लगता है कि खत्म हो गई है, वहीं पर एक नई शुरुआत भी नजर आती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गौहर रजा साहब, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना फील करें और इसी तरीके से अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते जाइए और आवाज को बुलंद करिए। बेस्ट विशेस टू यू ऑलवेज। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।